गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू प्रियांश एकेडमी। कल हमारा चैप्टर चल रहा था भारत के संविधान के बारे में और अपन पढ़ रहे थे भाग 5। तो भाग 5 में जो है ना, बेसिकली आपको पता है कि क्या है। भाग 5 में जो है ना वो है संघ का संविधान। भाग 5 में हमारे यहाँ पे क्या है, संघ का संविधान है ना, ठीक है। उसके बाद में देखो अपने पास में एक भाग 6 भी है, और भाग 6 जो है ना उसमें क्या है, उसमें है राज्यों का संविधान। उसमें क्या है, राज्य। जैसे आप तो पढ़ते हो राज्य, लेकिन इसमें बेसिकली अपन देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें है राज्य का संविधान। जिस तरह से हमने यूनियन बना रखा है, अपना संघ बना रखा है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, संसद, उसी तरह से राज्यों में भी जो कार्य प्रणाली है वो सारे के सारी भाग 6 में दे रखी है। यहाँ से एक क्वेश्चन है ना, कई बार पूछा जाता है कि भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है विश्व का, दुनिया का। तो उसके कारण में कई बार आपसे पूछा जाता है, तो एक कारण आप ये भी ध्यान में रखना कि भारत में राज्यों का कोई अलग से संविधान नहीं है, बल्कि एक ही संविधान में हमने राज्यों का संविधान भी शामिल कर रखा है। और राज्यों के संविधान के लिए हमने पूरा का पूरा एक भाग बनाया है, भाग 6। आज अपन बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 हमारा चल रहा था, तो भाग 5 में देखो बेसिकली इसमें संघ का संविधान है। अब इसमें संघ का संविधान है तो इसमें क्या होगा, इसमें होगी संघ की कार्यपालिका। अगर इसमें होगा तो इसमें क्या दे रखा होगा, संघ की कार्यपालिका दी होगी। इसमें संघ की जो है ना वो विधायिका दी होगी। इसमें संघ की क्या दे रखी है, विधायिका दे रखी है। उसके बाद में संघ की क्या दे रखी है, न्यायपालिका। और इसमें क्या दे रखा है, संघ की न्यायपालिका। तो क्या क्या दे रखा है वो सारी बातें अपन करते हैं। देखो भाग 5 जो है ना वो स्टार्ट कहां से होता है, तो अपन अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद जो है वो 52 से भाग शुरू होता है, और उसके बाद में जो है ना 151 के ऊपर जाके ये खत्म होता है। तो एक तो अपने को ये दिमाग में रखना है, भाग 5 में क्या है, संघ है, और अनुच्छेद 52 से लेके 151 के बीच में। सबसे पहले जो है ना वो इसमें भाग 5 में दे रखे है संघ की कार्यपालिका। सबसे पहले इसमें क्या दे रखा है, संघ की कार्यपालिका। और संघ की कार्यपालिका के रूप में अपन यहाँ पे पढ़ते हैं राष्ट्रपति। सबसे पहले तो अपन यहाँ पे क्या पढ़ते हैं, राष्ट्रपति पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि राष्ट्रपति हमारी कार्यपालिका का प्रमुख है। नाम मात्र का ही भले ही हो, लेकिन है तो जरूर से, तो इसलिए सबसे पहले राष्ट्रपति आता है। अगर राष्ट्रपति किसी कारणवश नहीं है तो उसकी जगह कौन आ जाता है, उपराष्ट्रपति। हमने उपराष्ट्रपति का पद इसीलिए बनाया है कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित हो तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह काम करेंगे। और राष्ट्रपति की सहायता के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी। राष्ट्रपति की सहायता के लिए कौन होगा, एक मंत्री परिषद। किसके लिए होगी, राष्ट्रपति की को सलाह देने के लिए, और या कह सकते हो सहायता करने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद। तो हम कह सकते हैं सर मंत्री परिषद जो है वो किस में आज शामिल है, कार्यपालिका में। कि मंत्री परिषद किसके रूप में काम करती है, कार्यपालिका के रूप में काम करती है। और आज जब अपन है ना वो यही पढ़ेंगे मंत्री परिषद। इससे पहले जो हमने जो है वो हमने राष्ट्रपति पढ़ लिया था। राष्ट्रपति जो है वो अगर अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 52 से शुरू होता है, और अनुच्छेद जो है ना वो प्रावधान कर रखे राष्ट्रपति के बारे में 62 तक। उपराष्ट्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति 63 से शुरू होता है और आर्टिकल 70 तक दे रखा है। मंत्री परिषद की बात करते हैं तो मंत्री परिषद शुरू होती है आर्टिकल 79 से, और आर्टिकल 78 तक जो है ना वो प्रावधान किसके बारे में दे रखे हैं, मंत्री परिषद के बारे में दे रखे हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है वो मंत्री परिषद के बारे में रहेगा। मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होती है, गठन कैसे होता है, प्रावधान कहाँ पे, कौन कौन से अनुच्छेद इंपॉर्टेंट है, वो सारी मंत्री परिषद काम क्या करती है, राष्ट्रपति को सलाह मानना अनिवार्य है या नहीं है, अगर अनिवार्य है तो कब से है, पुनर्विचार के लिए कब से भेज सकता है, कौन सा संशोधन था। काफी सारी बातें हैं जो यहाँ से पूछी जाती रहती हैं, बार बार अनुच्छेद भी पूछे जाते रहते हैं। तो एक एक करके अपन सारी चीजें पढ़ेंगे। जब अपन मंत्री परिषद पढ़ लेंगे तो अपन विधायिका पढ़ेंगे, और इस विधायिका में अपन पढ़ेंगे राज्यसभा, और इसमें पढ़ेंगे अपन लोकसभा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे न्यायपालिका, और इस न्यायपालिका में पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। एक बात आप ध्यान में रखना, हमारे यहाँ पे जिस तरह से नागरिकता सिटीजनशिप एक ही है, भारतीय, उसी तरह से हमारे पास में जुडिशरी जो न्यायपालिका है वो भी हमारे पास में एक ही है। राज्यों के अलग से कोई न्यायपालिका नहीं होती है, कि राज्यों के अधीन नहीं होती है। न्यायपालिका जो है वो किसके अधीन नहीं है, राज्यों के। जो हमारा हाई कोर्ट जो होते हैं वो यूनियन के जो है अंडर में ही होते हैं। तो न्यायपालिका हमारे पास में एक ही करता है, अपन ये भी पढ़ेंगे। और उसके बाद में इसी भाग में जो है वो सीएजी दे रखा है, आर्टिकल 148 से लेके और 151 में जो है ना वो क्या दे रखा है, सीएजी। सीएजी भी अपन पढ़ेंगे कि ये सीएजी क्या है, कंप्यूटर ऑडिटर जनरल जो है वो क्या है, ये सारी बातें पढ़ेंगे। तो पहले हम अपन बात करते हैं एक एक आर्टिकल की, कि मंत्री परिषद जो है ना वो कहां से शुरू होती है, आर्टिकल 73 से, और कहां तक चलती है, आर्टिकल 78 में। तो पहले तो हम एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे कि कौन से आर्टिकल में क्या दे रखा है। जब चारों आर्टिकल पढ़ लेंगे उसके बाद में अपन है ना विस्तारित रूप से एक एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करेंगे कौन से आर्टिकल में क्या है। क्योंकि कई बार क्वेश्चन आता है मैच करने के लिए, तो मैच करने के लिए तो अपने को सिंपल से एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए कि आर्टिकल में क्या दे रखा है। तो अपन पहले एक एक आर्टिकल को देखते हैं, लैंग्वेज क्या है, उसका विस्तारित रूप से पढ़ते हैं, इनके बारे में जो भी डीप चीजें हैं वो। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे आर्टिकल 73। तो आर्टिकल 73 में दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार।
है ना। इसमें आपको इतना सा वर्ड याद रखना है कि इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार दिया हुआ है, एक्सटेंड एंड एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ। अब ये संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या होता है ये आगे अपन पढ़ेंगे, जब आर्टिकल 73 को अपन एक्सप्लेन करेंगे, पूरा खोल के पढ़ेंगे। उसके बाद में नंबर जो सेकंड जो है ना इसमें है वो आर्टिकल 74 है, और 74 जो है ना उसमें दे रखा है राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यानी इस अनुच्छेद में जो है ना वो क्या दे रखा है, स्पष्ट प्रावधान दे रखा है मंत्री परिषद का, कि अगर आपसे पूछे क्या हमारे संविधान में मंत्री परिषद का स्पष्ट प्रावधान है और है तो वो कहाँ पे है, तो आप कहोगे सर 74 आर्टिकल है उसमें बिल्कुल है ना जो है वो दे रखा है कि मंत्री परिषद का उल्लेख जो है ना वो वहां पे किया गया है। और उसके बाद में दे रखा है कि नियुक्ति व गठन, मंत्री परिषद की नियुक्ति कैसे होगी। अच्छा, जब भी मंत्री परिषद पर शब्द यूज करते हैं तो इसमें आप उसमें पीएम को ऑटोमेटिकली यूज करना, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित, इसको ऐसे पढ़ा जाता है ना, मंत्री परिषद प्रधानमंत्री सहित। तो यहाँ पे दे रखा है कि सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। उसके बाद में दे रखा है प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद का नियुक्ति व गठन। तो नियुक्ति और गठन कैसे होगा, दोनों आर्टिकल में एक माइनर सा फर्क है, दोनों आर्टिकल के बीच में जो माइनर सा फर्क है ना पहले अपन उसको देखते हैं। दोनों ही अनुच्छेद में आपने देखा होगा कि यहाँ पे दे रखा है किसके बारे में, पीएम, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद। दोनों ही अनुच्छेद में किसके बारे में जो है बात की गई है, प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद की बात करी गई है। दोनों में माइनर सा फर्क क्या है, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 74 में तो दिया गया है प्रावधान, क्या दिया गया है यहाँ पे प्रावधान, या आप कह सकते हो सर उल्लेख। अगर आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाए मंत्री परिषद अथवा प्रधानमंत्री का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में, तो आपको बताना है 74। अगर आपसे दूसरा इसी में पूछा जाए नियुक्ति व गठन, आपसे 3 वर्ड यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, मंत्री परिषद की नियुक्ति, मंत्री परिषद की संरचना या मंत्री परिषद का गठन। तो तीनों ही अगर वर्ड आते हैं यहाँ पे, ये 3 वर्ड आते हैं, तो इन तीनों का आंसर आपको करना है 75। बहुत माइनर सा फर्क है, हम सिर्फ ऊपर वाला क्वेश्चन में इतना पढ़ते हैं प्रधानमंत्री मंत्री परिषद पूछा है तो अपने को जो है 74 या 75 में से टिक कर देते हैं क्योंकि दोनों याद रहते हैं अपने को। लेकिन दोनों में एक माइनर सा फर्क है, माइनर सा फर्क ये है कि दोनों पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए मंत्री परिषद का प्रावधान कहाँ पे है तो आप कहोगे सर 74 में। आपसे पूछा जाए कि मंत्री परिषद नियुक्ति, संरचना और गठन ये कहाँ पे दे रखा है, तब आपको बताना है कि 75 में। तो दोनों में बेसिकली छोटा सा फर्क है, ये अपने को दिमाग में रखना है। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं, तो ये अपन ने आर्टिकल 73 क्लियर किया कि इसमें शक्ति का विस्तार है, और आर्टिकल 74, 75 में मंत्री परिषद जो है स्पष्ट प्रावधान दे रखा है और नियुक्ति दे रखी है। उसके बाद में 2 छोटे छोटे से आर्टिकल और है जो राष्ट्रपति से संबंधित, मंत्री परिषद से संबंधित है, वो है एक तो 77 और एक है 78। 77 में दे रखा है सरकार का कार्य संचालन, 77 में दे रखा है सरकार का कार्य संचालन। अच्छा, ये हिंदी में तो फिर भी ठीक है, लेकिन इसका इंग्लिश आपको याद रखना है, ठीक है, बिजनेस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट, आपको ये याद रखना है। यहाँ पे इंग्लिश में इसको क्या दे रखा है, बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रखा है। अब कई बार इसका हिंदी जब अपन करते हैं तो इसको और बिजनेस को सीधा सीधा सा यहाँ पे कर देते हैं व्यापार, यहाँ पे बिजनेस को क्या लिख देते हैं, व्यापार। तो ये आपको याद रखना है कि सरकार के ना सभी के सभी जो व्यापार होंगे, कार्य संचालन होंगे, वो किसके नाम से होंगे, वो होंगे राष्ट्रपति के नाम से। किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से। यदि हम किसी दूसरे देश के साथ में समझौता करते हैं, राष्ट्रपति के नाम से होगा। कोई भी संधि, कोई भी समझौते, जितने भी काम होंगे देश के अंदर या देश के बाहर, वो सबके सब किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे। तो यहाँ पे दे रखा है सरकार का कार्य संचालन किसके नाम से होगा, राष्ट्रपति के नाम से होगा। अनुच्छेद 78 में दे रखा है पीएम के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 में क्या दे रखा है, पीएम के कर्तव्य। तो प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो सूचना देगा राष्ट्रपति को, कि वो क्या देगा, सूचना देगा। अगर आवश्यक हो तो राष्ट्रपति उससे क्या मांग सकता है, जानकारी मांग सकता है ना। और एक और जो है ना वो है प्रस्तावों के ऊपर चर्चा, और एक तीसरी बात यहाँ पे क्या है, प्रस्ताव पर चर्चा। तो ये 3 काम जो है ना वो प्रधानमंत्री को दिए गए हैं कि यदि मान लो, क्योंकि सारे के सारे काम राष्ट्रपति किसके कहने से करता है, मंत्री परिषद के कहने से करता है। और आपका आर्टिकल 77 से कह रहा है कि सारे जितने भी काम होंगे वो है ना क्या माने जाएंगे, कि राष्ट्रपति ने करे हैं। अब अगर राष्ट्रपति ने कोई काम किया है तो उसको पता तो होना चाहिए, तो वो सूचना तो मांग ही सकता है। इसलिए यहाँ पे आर्टिकल 78 में दे रखे हैं प्रधानमंत्री का कर्तव्य, राष्ट्रपति का अधिकार। राष्ट्रपति का यह अधिकार है कि वो है ना संसद के बारे में कोई भी जानकारी प्रधानमंत्री से मांग सकता है। हाँ, ये जरूर है कि ऐसा है ना जो है प्रैक्टिकली नहीं होता। देखो, एक इवेंट है इससे जुड़ा हुआ, जब राष्ट्रपति ने जो है ना पहली बार इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, तो आपातकाल लगाया था तो राष्ट्रपति से बिना पूछे लगा दिया था।
अब राष्ट्रपति सर ने ना उस टाइम पे फोन किया इंदिरा जी को, और इंदिरा जी को फोन करके बोला कि मैंने सुना है कि आपने आपातकाल लगा दिया। तो इंदिरा जी का जवाब ये था कि मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं, सुबह न्यूज़पेपर में पढ़ लेना। तो हकीकत में तो ये होता है, लेकिन हाँ यहाँ पे दे जरूर रखा है, ठीक है। तो ये अपने 77 और 78 आर्टिकल यहाँ पे क्लियर कर लिए, इसमें कुछ और पढ़ने के लिए है नहीं। और अब अपन चलते हैं एक एक जो है ना आर्टिकल के ऊपर। तो स्टार्ट करते हैं 73 से, इसमें पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे अपन। देखो इसमें दे रखा है संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। अब ये विस्तार का मतलब क्या है और राष्ट्रपति को क्या आवश्यकता पड़ेगी कि वो कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करेगा। तो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, अनुच्छेद 52, इसमें जो है ना वो हमारे पास में क्या है, राष्ट्रपति है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति। और अपन बात करते हैं अनुच्छेद 53 की। तो 53 में जो है ना वो लिखा हुआ है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में होगी। कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। किसमें निहित है, कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो इसमें दे रखा है कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, यानी जितने भी काम करेगा कार्यपालिका के वो कौन करेगा, राष्ट्रपति। फिर राष्ट्रपति ने पूरा चैप्टर पढ़ा तो उसको पता चला मेरे पास में तो बहुत सारे काम है कि मेरे को आपातकाल में ही लगाना है, मेरे को विधेयकों के ऊपर पूर्वानुमति देनी है, अंतिम सहमति देनी है, लोगों को माफ करने का काम भी है, क्षमादान की शक्तियां भी है ना, कार्यपालिका शक्तियां भी है, विधायी शक्तियां भी है, न्यायपालिका की कुछ शक्तियां भी जो है ना वो दे रखी है, नियुक्तियां भी करनी है, बहुत सारे काम है ना। तो फिर राष्ट्रपति को जो है ना यहाँ पे दिया गया कि ना कि आप खुद भी कर सकते हो। राष्ट्रपति इस कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कैसे करेगा, इसका जो है ना वो प्रयोग कैसे करेगा, प्रयोग करेगा या तो स्वयं कर सकता है, और स्वयं तो कर नहीं पाएगा ना इतने सारे काम, इसलिए कहा गया कि वह अधीनस्थों के माध्यम से करवा सकता है। किसके माध्यम से करा सकता है, अधीनस्थ के माध्यम से करा सकता है। समस्त कार्य, वापस से एक बार देखेंगे, अनुच्छेद 53 में ऐसे कह रहा है कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति इसका प्रयोग स्वयं कर सकता है और अधीनस्थों के माध्यम से करा सकता है। जब राष्ट्रपति ने पूरे अपने काम पढ़े तो राष्ट्रपति को पता चला कि बहुत सारे काम है, इसलिए यहाँ पे जो वर्ड दिया था अधीनस्थ, यहाँ पे जो वर्ड दिया था ना अधीनस्थ, इसका राष्ट्रपति ने प्रयोग किया फिर कि हम क्या कर सकते हैं, सबऑर्डिनेट यूज कर सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने क्या किया, अपनी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किया। राष्ट्रपति क्या करता है, अपनी कार्यपालिका शक्ति का विस्तार करता है, और विस्तार करके और आर्टिकल 74 में ना जो है वो क्या करता है, मंत्री परिषद आ जाती है। यहाँ पे आर्टिकल 74 में क्या जाती है, मंत्री परिषद। इसलिए राष्ट्रपति ने क्या बनाई, मंत्री परिषद बनाई, ताकि वो अपनी कार्यपालिका शक्ति का क्या कर सके, प्रयोग कर सके, और उसको एडवाइस देने के लिए क्या हो सके, है ना, कोई तो लोग हो सके। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार क्या दे रखा है और ये क्यों दे रखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, सहायता व सलाह के लिए मंत्री परिषद होगी। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 74 में, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी। यहाँ से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये सलाह मानना अनिवार्य है क्या, कि क्या राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना अनिवार्य है। तो इसको अपन 3 फेज में पढ़ेंगे। 3 फेज में ये पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे मूल संविधान, कि क्या मूल संविधान में क्या प्रावधान था। दूसरी बात जो है ना वो यहाँ पे है कि एक संशोधन किया था इंदिरा गांधी ने, 42वां संविधान संशोधन 1976 76, और एक और तीसरा संशोधन इसमें हुआ था, जो चेंज हुआ था वो हुआ था 44 अमेंडमेंट 1978। तो ये 3 फेज हैं जिसमें राष्ट्रपति को जो सलाह मिलती है मंत्री परिषद से उसको मानना अनिवार्य है या नहीं है, जिसके बारे में उल्लेख या प्रावधान किया गया है। तो देखो मूल संविधान जो है ना उसमें कोई प्रावधान नहीं था, यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं सलाह मानना अनिवार्य नहीं। यहाँ पे जो है ना वो क्या था, सलाह मानना अनिवार्य नहीं था। मूल संविधान में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं था, तो यहाँ पे सलाह मानना अनिवार्य नहीं था। उसके बाद में इंदिरा गांधी जी आती है और इंदिरा गांधी जी ने जो है चेंज किया और वो किया कि यस सलाह मानना क्या है, अनिवार्य है। सलाह मानना राष्ट्रपति के लिए क्या हो जाएगा, अनिवार्य। इट्स मीन कि अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कोई भी एडवाइस अगर प्रेसिडेंट को देती है तो प्रेसिडेंट को मानना क्या है, जरूरी है। फिर उसके बाद में क्या होती है कि इंदिरा गांधी जी की सरकार चली जाती है और यहाँ पे जनता दल की सरकार बनती है पहली बार, और इस जनता दल ने आते ही जो है ना वो चेंज किया और कहा कि नहीं, मानना अनिवार्य नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। तो आपको अभी याद रखना है कि वर्तमान में क्या स्टेटस है। तो प्रेजेंट टाइम में स्टेटस ये है कि राष्ट्रपति के लिए सलाह मानना अनिवार्य तो है, लेकिन कब, जब वो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है, एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पुनर्विचार के बाद में आई हुई सलाह को मानना अनिवार्य है। अगर पहली बार कोई सलाह मिलती है तो मानना अनिवार्य नहीं है। और कब मानना अनिवार्य होगा, जब पुनर्विचार के बाद में मिली जाए। तो अपने को ये इतनी सी बातें दिमाग में रखनी है। उसके बाद में अपन आर्टिकल 75 जिसमें दे रखा है मंत्री परिषद की नियुक्ति व संरचना, ये दे रखा है कहाँ पे, आर्टिकल 75 में।
तो नियुक्ति जो है ना वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये आपको दिमाग में रखना है कि नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे दो नियुक्तियां करता है, एक तो करता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति और दूसरा करता है मंत्री परिषद की नियुक्ति। दूसरा किसकी नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद की। प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने में राष्ट्रपति के पास में दो शक्तियां हैं। एक तो जरूरी होता है कि ना कि एक तो क्या है यहाँ पे, एक तो अनिवार्य नियुक्ति, एक तो यहाँ पे क्या है, अनिवार्य नियुक्ति। अनिवार्य नियुक्ति तो कब होती है, जब क्या हो, जब बहुमत हो। जब क्या हो, बहुमत हो। तो बहुमत होगा तो किसको करेगा, दल के नेता को। यदि किसी पार्टी को लोकसभा में बहुमत मिला है तो अब राष्ट्रपति को क्या करना पड़ेगा, जो भी बहुमत दल का नेता है उसको ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री बनाना ही पड़ेगा। राष्ट्रपति की नजर में चाहे से वो होना जो है पसंदीदा हो या नहीं हो, लेकिन अगर किसी पार्टी को लोकसभा में मेजोरिटी मिली है तो राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य है कि वो क्या करे, उसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाए जिसके पास में क्या हो, मेजोरिटी हो। एक दूसरा यहाँ पे एक राष्ट्रपति के पास में और शक्ति होती है, वो होता है उसका स्वविवेक। जब क्या होता है, यहाँ पे है राष्ट्रपति का स्वविवेक, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात कर रहे हैं अपन। स्वविवेक, स्वविवेक कब होता है, यहाँ पे तो दे रखा है बहुमत और यहाँ पे दे रखा है जब खंडित बहुमत हो, किसी भी पार्टी के पास में क्या नहीं हो, बहुमत नहीं हो। यदि किसी भी पार्टी के पास में बहुमत नहीं है तो अब राष्ट्रपति के पास में अपना स्वविवेक होगा, अपनी मर्जी होगी कि वो किसी को भी क्या बना सकते हैं, प्रधानमंत्री बना सकते हैं। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी के पास में ज्यादा सीटें हो उसी को बनाए। अगर जिस पार्टी के पास में ज्यादा सीटें होंगी उसको बनाएंगे तो स्वविवेक मर्जी कहाँ पे चलेगी, तो मर्जी नहीं चलेगी ना। तो यहाँ पे बिल्कुल मर्जी दे रखी है कि वो किसी भी पार्टी के सदस्य को क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। लेकिन साथ में एक शर्त भी रखेंगे कि आपको इतने दिन में जो है क्या करना है, अपना बहुमत साबित करना है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखना कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति दो तरीके से होती है। एक तो अनिवार्य नियुक्ति, बहुमत दल के नेता को करना पड़ेगा। एक होता है राष्ट्रपति की मर्जी, जिसको अपन बोलते हैं स्वविवेक। स्वविवेक कब लागू होता है, जब खंडित जनादेश हो, किसी भी पार्टी के पास में क्या नहीं हो, स्पष्ट बहुमत नहीं हो, तब ये राष्ट्रपति की मर्जी है कि वो किसी को भी क्या बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है। नेक्स्ट जो नियुक्ति होती है वो होती है मंत्री परिषद की, और यहाँ पे राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं होता है। यहाँ पे सिर्फ इतना सा होता है, प्रधानमंत्री की सलाह। यहाँ पे क्या होता है, पीएम की सलाह है, और यहाँ पे तो पीएम की सलाह मानना क्या होता है, अनिवार्य ही होता है। तो यहाँ पे प्रधानमंत्री की सलाह से ना नियुक्ति होती है। अब आपसे अगर पूछा जाए कि नियुक्तियां, मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है, तो आप कहोगे राष्ट्रपति। मंत्री को हटाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये अपने दिमाग में रखना। अब अपन पढ़ते हैं आर्टिकल 75 को। इसमें बहुत सारी बातें दे रखी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के लिए। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते रहते हैं। सबसे पहले अपन ने बात करी नियुक्ति की, कि नियुक्ति कौन करेगा, प्रधानमंत्री नियुक्ति करे, जो है नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा। और इस नियुक्ति में जो है ना नियुक्ति कहाँ पे दे रखी है, आर्टिकल 75 के क्लोज 1 में। तो यहाँ पे क्लोज कई बार मैच करने के लिए देते हैं, तो आपको क्लोजेज भी यहाँ पे याद रखने। फिर चित्र का 1 इसमें दे रखे है नियुक्ति, नियुक्ति के साथ में दे रखे इसमें संख्या, कि मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी। तो देखो मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, है ना, सबसे इस पे बात करते हैं। मंत्री परिषद की संख्या, ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसके ऊपर बहुत बार जो है ना वो क्वेश्चन पूछा भी गया है। मंत्री परिषद की संख्या, हर चीज को आपको ये दिमाग में रखना है कि मूल संविधान में तो क्या प्रावधान था, कि हमारा जो ओरिजिनल जो कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें तो यहाँ पे क्या प्रावधान था, और वर्तमान में जो है ना वो क्या स्थिति है, कि वर्तमान में जो है ना वो क्या स्थिति है, दोनों बातें दिमाग में रखनी है। तो मूल संविधान में जो है ना वो जो क्या था, अनिश्चित, कि मंत्री परिषद की संख्या कोई निश्चित नहीं थी। अनिश्चित का मतलब कितने भी हो सकती है, अनिश्चित का मतलब था कितने भी, 200 भी हो सकती है, 300 भी हो सकती है। उसके बाद में देखो वर्तमान में क्या प्रावधान है, वर्तमान में प्रावधान है कि 15% होगी, और ये 15% किसका होगी, लोकसभा का, कि जो भी हमारी लोकसभा की संख्या है उस लोकसभा का 15% होगी। ये 15% वाला जो है वो नियम कब आया था, ये आया था 91 अमेंडमेंट से। 2000 जो है ना वो 1 में आया था, 91 अमेंडमेंट हुआ था, और 91 अमेंडमेंट होने के बाद में ये नियम आया कि अब मंत्री परिषद की संख्या कितनी होगी, 15% होगी। कितनी होगी, 15% होगी। तो ये दिमाग में रखना। ये कहाँ पे है, आर्टिकल 75 1 ख में है, आर्टिकल 75 1 ख में नियुक्ति। और 1 में क्या है, 1 में जो है ना यहीं पे क्या है, नियुक्ति, और नियुक्ति किसके द्वारा होती है, राष्ट्रपति के द्वारा होती है। ये अपन ने बात कर ली थी। ठीक है, उसके बाद में अपन नेक्स्ट जो चलते हैं ना, कार्यकाल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी मंत्री का कार्यकाल कितना होता है। ठीक है, तो एक मंत्री का कार्यकाल कितना होता है, ये होता है अनिश्चित। ये मंत्री का कार्यकाल कितना होता है, अनिश्चित होता है।
अनिश्चित इसलिए होता है क्योंकि देखो, राष्ट्रपति जो है ना, एक कोई भी मंत्री होता है, जो भी मंत्री होता है, इस मंत्री की जो है ना वो नियुक्ति भी ना कौन करेगा, राष्ट्रपति। इसको नियुक्ति करने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति। और इसको हटाने का काम भी कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। यानी कि जो भी कोई भी मंत्री है, उस मंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा, हटाने का काम भी कौन करेगा, राष्ट्रपति। तो मंत्री पद जो भी होता है वो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, जब तक राष्ट्रपति चाहता है तब तक। इस पद को कहते हैं अपन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। जब तक राष्ट्रपति की मर्जी है तब तक कोई भी मंत्री है और उसके बाद में उसको हटा दिया जाएगा। प्रैक्टिकली ये प्रधानमंत्री की जो है ना वो शक्ति होती है, प्रधानमंत्री की सलाह से ही हटाता है। लेकिन अपने को इतना ही दिमाग में रखना है, क्योंकि जो बातें लिखी हुई है अपने को वही बात माननी है, कि जो भी हमारे संविधान में बातें लिखी हुई है अपने को सिर्फ वही मान के चलना है, उसी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। यदि आपसे पूछा जाए कि मंत्री की नियुक्ति कौन करता है, आपको बताना है राष्ट्रपति। किसी मंत्री को कौन हटाता है, आपको फिर कहना है कि राष्ट्रपति हटाता है। जबकि आप प्रैक्टिकली जानते हो कि राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री हटाता है। लेकिन प्रैक्टिकली जो है ना वो चीजें छोड़ दो, आपको वही चीजें ध्यान में रखनी जो लिखी हुई है संविधान में, किसी अनुच्छेद में लिखी हुई बातों को ही आपको सच मान के चलना है। तो ये दिमाग में रखना कि राष्ट्रपति की जो है नियुक्ति करेगा और राष्ट्रपति क्या करेगा, किसी मंत्री को हटाएगा। इसलिए मंत्री पद जो है ना वो कैसा है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। 3 पोस्ट ऐसी होती है, 3 पद होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। एक तो है मंत्री, संघ के मंत्री, है ना। मंत्री भी कौन से, संघ के मंत्री, राज्य के मंत्री नहीं है यहाँ पे। एक है राज्यपाल, राज्यपाल को भी हटाने का कोई आधार नहीं है, राज्यपाल को जब चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। और एक जो है ना वो है महान्यायवादी। एक कौन है, महान्यायवादी। ये तीनों आप दिमाग में रखना। यहाँ पे चौथा ऑप्शन देते हैं CAG, और वो होता है इनकरेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा जो है ना प्रसाद पर्यंत पद नहीं है, तो ध्यान में रखना कौन सा नहीं है, CAG का नहीं है ना। CAG तो अपनी मर्जी से आते हैं, मर्जी से जाते हैं, तो उनको हटाने का तरीका जो है ना वो क्या है, बिल्कुल अलग है ना। मंत्री, राज्यपाल और महान्यायवादी ये प्रसाद पर्यंत पोस्ट होती है। प्रसाद पर्यंत पोस्ट वो होती है जिनको हटाने का कोई आधार नहीं है, बिना एक कॉल से ही जो है ना वो राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है, हटा सकता है। कोई आधार नहीं है, उनकी कोई गलती नहीं होती है, बिना किसी गलती के भी किसी को क्या कर दिया जाता है, हटा दिया जा सकता है। तो ये दिमाग में रखना थोड़ी सी बातें। उसके बाद में अपन बात करते हैं ये कार्यकाल इनका कहाँ पे है, तो कार्यकाल इनका जो रखा है आर्टिकल 75 के क्लोज 2 में। और कार्यकाल क्या है मंत्री का, अनिश्चित है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत है। उसके बाद बात करते हैं अपन सामूहिक उत्तरदायित्व। इसके बारे में बात करेंगे अपन उत्तरदायित्व की। सामूहिक उत्तरदायित्व क्या है, तो देखो ये उत्तरदायित्व भी अपने को 2 तरह से पढ़ना है। ये उत्तरदायित्व भी अपने को 2 तरीके से पढ़ना है, और दोनों तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैंने कहा था पहले अपन एक एक आर्टिकल को पढ़ेंगे, उन बाद में उन आर्टिकल में डीप चीजें क्या है अपन वो भी डिस्कस करेंगे। तो ये उत्तरदायित्व जो है ना वो 2 तरीके का होता है। एक तो होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, एक तो यहाँ पे होता है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, और दूसरा जो है ना वो होता है सामूहिक उत्तरदायित्व। व्यक्तिगत में तो एक मंत्री की बात हो रही है, और सामूहिक में हो रही है कि पूरी मंत्री परिषद के जितने भी मंत्री बनाए अपन ने 15%, सारे 15% इसमें शामिल है सामूहिक उत्तरदायित्व में। व्यक्तिगत उत्तरदायित्व जो होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है राष्ट्रपति के प्रति। वो किसके प्रति होती है, राष्ट्रपति के प्रति होती है, क्योंकि राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, कि एक मंत्री को राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है, पूरी मंत्री परिषद को नहीं। एक मंत्री को, 2 मंत्री को, 3 मंत्री को, 5 मंत्री को, अच्छा हटाने के बाद में दूसरे बना लेगा, हटाने के बाद में क्या हो जाएंगे, दूसरे बन जाएंगे। लेकिन ये 15% वाला खेल चलता ही रहेगा कि राष्ट्रपति किसी मंत्री को हटा सकता है, दूसरा बन देगा, किसी मंत्री को हटा सकता है, दूसरा बन देगा। पूरी मंत्री परिषद को राष्ट्रपति नहीं खत्म कर सकता है ना। देखो उसी को अपन बोलते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व जो होता है वो किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होता है, लोकसभा के प्रति होता है, क्योंकि सरकार कहां से बनती है, लोकसभा से बनती है। हमारी सरकार कहां से बनती है, लोकसभा से। मोदी जी को बहुमत मिला है लोकसभा में, इसलिए मोदी जी भी क्या है, सत्ता में है। मोदी जी क्या है, सत्ता में। अब मोदी जी कितने दिन तक सत्ता में है, मोदी जी की जो मंत्री परिषद है, मोदी जी की जो कैबिनेट है, वो कितने दिन तक रहेगी, उतने दिन तक रहेगी जब तक मोदी जी को लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। जब तक मोदी जी को क्या होगा, लोकसभा में विश्वास प्राप्त हो। और एक मंत्री कितने दिन तक मंत्री रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति को विश्वास हो उसके ऊपर, जब तक किसको हो, राष्ट्रपति को। लेकिन पूरी की पूरी मंत्री परिषद कब तक रहेगी, जब तक लोकसभा को विश्वास हो। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा फर्क है उत्तरदायित्व में। सामूहिक उत्तरदायित्व कहाँ पे दे रखा है, आर्टिकल 75 के क्लोज 3 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और आपको आगे वाले जो है ना 6 महीने में कोई एग्जाम होगा तो वहां पे मैं आपको दिखा भी दूंगा, यहीं से स्क्रीनशॉट लेके कि देखो ये अपन ने डिस्कस किया था और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है ना। तो ये दिमाग में रखना। उसके बाद में अपन आगे चलते हैं। तो ये अपन ने नियुक्ति पढ़ ली, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी पढ़ ली, कार्यकाल भी पढ़ लिया, सामूहिक उत्तरदायित्व पढ़ लिया, शपथ,
शपथ जो है ना इसमें कुछ ज्यादा खास याद नहीं रखना, ये अनुसूची 3 में है। जो शपथ जो है ना वो कहाँ पे है, ये जो अपने पास में अनुसूची है, अनुसूची 3 में इनके बारे में शपथ दे रखी है। उसके बाद में दे रखी है शर्तें, तो शर्तों में ये दे रखा है संसद का सदस्य होना चाहिए, कि कोई भी मंत्री अगर बनता है तो वो कहाँ का सदस्य हो, संसद का। और संसद का मतलब है यहाँ पे लोकसभा का भी हो सकता है और राज्यसभा का भी हो सकता है। वो क्या हो, संसद का सदस्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए संसद का। अगर वो सदस्य नहीं है तो कितने दिन में, फिर ये शर्त है कि 6 माह में बन जाओ। अगर वो अभी नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर मान लो कि मंत्री जी मेरे को, अगर मान लो मोदी जी मंत्री बनाना चाहिए, राष्ट्रपति सर, अगर मान लो कि मेरे को जो है ना वो द्रौपदी मुर्मू जी हमारी महोदय जो है ना वो अपने को मेरे को राष्ट्र बनाना चाहिए मंत्री, तो क्या वो मेरे को मंत्री बना सकती है बिना चुनाव लड़े? बिना चुनाव लड़े मेरे को मंत्री बना सकती है अभी की अभी, 6 महीने के लिए। कितने दिन के लिए? 6 महीने के लिए। और बाद में कहेंगे कि देख प्रियांश मंत्री बना दिया है, लेकिन अब तेरे को जो है क्या करनी पड़ेगी, एक शर्त ना जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी। और शर्त ये कि तेरे को राज्यसभा या लोकसभा में से कहीं से भी ना इनका सदस्य होना चाहिए। अगर नहीं बन पाया 6 महीने बाद में घर पे वापस, ठीक है, वापस वही वीडियो बनाना, है ना। तो ये है ना जो है 6 महीने तक जो है ना वो क्या है, फैसिलिटी दे रखी है। उसका वेतन ये अपने को डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सारी बातें जो थी ना वो किसके बारे में थी, मंत्री परिषद के बारे में थी। आर्टिकल 75 बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 74 सलाह वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में 2 आर्टिकल और बच गए जिनको अपने को डिस्कस करना है। इनको अपन ने पहले भी बात कर ली थी इन पे। तो एक जो है ना उसके बाद में आर्टिकल आ जाता है 76, इसमें दे रखा है महान्यायवादी। इसमें क्या दे रखा है, महान्यायवादी। ये अपन बाद में डिस्कस करेंगे, ये मंत्रिपरिषद से थोड़ा सा बाहर है, इसलिए अपन इसको क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में सरकार का कार्य संचालन, उसके बाद में क्या है, सरकार का, बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सरकार का कार्य संचालन। तो इसके बारे में 2 आर्टिकल दे रखे हैं। एक तो दे रखा है 77, और इस 77 में दे रखा है राष्ट्रपति के नाम से होंगे सारे के सारे काम। किसके नाम से होंगे, राष्ट्रपति के नाम से होंगे सारे काम। इसमें और कुछ नहीं दे रखा कि राष्ट्रपति के नाम से ही सारे काम होंगे। और इधर जो है एक आर्टिकल दे रखा है 78 जो है ना वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दिमाग में रखना। 78 में 3 बातें हैं। एक तो दे रखा है प्रधानमंत्री का कर्तव्य, कि हमारी जो प्रधानमंत्री सर है उनका कर्तव्य है सूचना देना। उनका क्या कर्तव्य है, सूचना देना सदन के बारे में। किसको, राष्ट्रपति को, कि वो राष्ट्रपति को सूचना देंगे, क्योंकि सारे काम राष्ट्रपति के नाम से हो रहे हैं, तो उनको पता तो चले मेरे नाम से क्या क्या कांड कर रहे हो तुम लोग, है ना। तो इसलिए जो है ना वो प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो क्या देगा, सूचना। इसमें जो है वो क्या दे रखा है, राष्ट्रपति का अधिकार भी दे रखा है। क्या दे रखा है यहाँ पे, राष्ट्रपति का अधिकार। यानी कि आप कह सकते हो सर हमारे राष्ट्रपति के पास में क्या है, राइट है। किस चीज का राइट है, जानकारी लेने का। संसद में क्या चल रहा है इस बात की जानकारी दो, जो भी संसद में चल रहा है उसकी क्या लेना, जानकारी लेना। तीसरा है यहाँ पे कि चर्चा करवाना, मंत्रिपरिषद के समक्ष चर्चा कराना। मंत्रिपरिषद के समक्ष क्या है, मैं एक बार लिख लूं फिर अपन बताते हैं। मंत्रिपरिषद के समक्ष चर्चा करना। मंत्रिपरिषद के समक्ष चर्चा करने का मतलब ये है कि राष्ट्रपति सारे काम किसके कहने से करेगा, मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। तो राष्ट्रपति को पता तो होना चाहिए कि मंत्रिपरिषद ने चर्चा करी या नहीं करी है, या सिर्फ प्रधानमंत्री ने ये बोल दिया। इसलिए अगर राष्ट्रपति को आवश्यक लगे तो वो क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रस्ताव को मंत्रिपरिषद के सामने रखवा सकता है चर्चा करने के लिए, कि आप सब लोग डिस्कस कर लो, आपने सबने डिस्कस किया नहीं किया है, या फिर किसी एक मंत्री का ही कहना है ये। जैसे मान लो कि हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी जो है ना वो कुछ कह देते हैं कि मेरे को ये ड्रोन या मेरे को ये मिसाइल या मंगवाना है, और मंत्रिपरिषद ने चर्चा ही नहीं करी, तो राष्ट्रपति को साइन तो करने पड़ेंगे। राष्ट्रपति साइन करने से पहले कहेंगे क्या आपने मंत्रिपरिषद से डिस्कस किया मैटर, वो कहेंगे कि नहीं किया सर, तो नहीं किया तो फिर वो कहेंगे कि करके लाओ पहले पूरी की पूरी जो अपने काउंसिल मिनिस्टर्स है उनसे भी क्या करो, डिस्कस करो। तो ये 3 जो है ना वो यहाँ पे चीजें दे रखी है, किसके बारे में, राष्ट्रपति के बारे में दे रखी है। ये हमारी मंत्रिपरिषद यहाँ पे कंप्लीट होती है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, अपन विधायिका को स्टार्ट करेंगे और आर्टिकल अपन 79 से स्टार्ट करेंगे विधायिका को। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।